सोचिए, एक रात, एक प्लेन और 239 मुसाफिर। फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुड नाइट मलेशियन 370। ये थे वो आखिरी अल्फाज जो दुनिया ने सुने। एक आम सा फेयरवेल, रेडियो पर एक रूटीन सा जवाब। कोई टेंशन नहीं, कोई खतरनाक सिग्नल नहीं, बस एक आम सा अलविदा। और फिर रेडियो की स्क्रीन पर एक डॉट, और फिर वो डॉट भी गायब। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं हुआ, कोई मीडिया कॉल नहीं हुआ, कोई टूटा हुआ सिग्नल नहीं, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। 8 मार्च 2014 की वो रात जिसने एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिस्ट्री कॉल की। आज तक 12 साल गुजरने के बाद भी कोई नहीं जानता मलेशियन एयरलाइन के MH370 के साथ क्या हुआ और वो 239 लोग कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जैद अली और आप देख रहे हैं द जैद अली यूट्यूब चैनल। 7 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात के 12:41 मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 रनवे पर खड़ा था। डेस्टिनेशन थी बीजिंग, चाइना। फ्लाइट का टाइम रफली कोई 6 घंटे, एक बिल्कुल रूटीन की फ्लाइट। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह 53 साल के तजर्बाकार पायलट 18,365 घंटे के फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे। को पायलट फारिक अब्दुल हामिद 27 साल का नौजवान अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था। क्रू में 10 कैबिन मेंबर्स थे और 227 पैसेंजर्स, ज़्यादातर चाइनीज टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स थे। रात के 12:41 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। सब नॉर्मल था, एक नॉर्मल फ्लाइट। 1:01 कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को हैंड ऑफ किया होची मिन सिटी ATC को। स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। 1:19 कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने वो तारीखी अल्फाज कहे, गुड नाइट मलेशियन 370। 1:21 रडार की स्क्रीन पर MH370 का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ट्रांसपोंडर वो डिवाइस होता है जो प्लेन की लोकेशन, एल्टीट्यूड और स्पीड कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट करता है। अचानक सन्नाटा छा गया और सिग्नल गायब हो गए। होची मिन सिटी ATC ने कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं आया और फिर उन्होंने तीसरी कॉल की लेकिन सिर्फ खामोशी। लेकिन यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात थी कि मिलिट्री रडार जो ट्रांसपोंडर के बगैर भी प्लेन को ट्रैक कर सकता था, उसने MH370 को देखा और वो प्लेन उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। प्लेन बीजिंग की तरफ नहीं बल्कि वो मलाई पेनिनसुला को क्रॉस करके अंडमान सी की तरफ मुड़ गया था। किसी ने जानबूझकर या किसी और तरीके से इस प्लेन को मोड़ दिया था। रात को 1:30 के बाद मिलिट्री रडार की नजर से भी MH370 गायब, जैसे आसमान ने इसको निगल लिया हो। सुबह हुई और बीजिंग एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के रिश्तेदार इंतजार करते रहे और प्लेन नहीं आया। तब पता चला कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। मलेशियन एयरलाइन ने इनिशियली कंफर्म किया कि प्लेन मिसिंग है। एक पूरी कमर्शियल एयरलाइन का प्लेन मिसिंग है, ये सुनना ही अजीब लगता है। और फिर शुरू होती है आज तक की एविएशन की सबसे बड़ी सर्च। पहले हफ्ते में सबकी नजरें साउथ चाइना सी पर थी, वहां जहां प्लेन की लास्ट नाउन लोकेशन रडार पर शो हुई। 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट, 7 मुल्क, सब मुल्क ढूंढ रहे थे। दिन गुजरे, रातें गुजरी और हफ्ते गुजरे लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर कुछ ऐसा होता है कि तमाम रिसर्चर्स अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्कवर किया कि प्लेन का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ACARS एक सैटेलाइट के साथ हैंडशेक करता रहा। ये हैंडशेक, जिसको हम पिंग बोलते हैं, 1 घंटे में 1 दफा होता है। और ये पिंग बताते थे कि प्लेन ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद भी 7 घंटे तक उड़ता रहा। मतलब प्लेन फौरन से क्रैश नहीं हुआ, कैप्टन ने या किसी और ने इसे घंटों तक हवा में रखा
ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी ने इन पिंग्स को एनालाइज किया और एक शॉकिंग कंक्लूजन निकला। प्लेन की लास्ट नॉन पोजीशन साउथर्न इंडियन ओशन था, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से हजारों किलोमीटर दूर, दुनिया के सबसे गहरे, सबसे तन्हा, सबसे मुश्किल समुद्र में। ये एक डेविएशन बलो था, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, कोई शिप नहीं, और समुद्र की गहराई किलोमीटर्स तक। सर्च जोन शिफ्ट हुआ साउथ चाइना सी से साउथर्न इंडियन ओशन। इमेजिन करें, पूरी की पूरी सिमत ही बदल गई। 26 मुल्क इन्वॉल्व हुए। ऑस्ट्रेलिया ने लीड किया, सबमरीन्स, सोनार इक्विपमेंट्स और बहुत कुछ, सब कुछ डिप्लॉय किया गया। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा समुद्र को स्कैन किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर सर्च जोन को एक्सपेंड किया गया 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी अंडर वाटर सर्च की गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मिला। जब सबूत खत्म हो जाते हैं तो अफवाहें जन्म लेती हैं, और MH370 के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें मौजूद हैं। 3 सबसे बड़ी अफवाहें जो सीरियस इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स कंसीडर भी करते हैं, और हर एक अफवाह के अपने अपने सबूत और अपने अपने सवालात मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक, दर्दनाक और कंट्रोवर्शियल अफवाह के बारे में। कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह, जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली पैशनेट इंसान और पायलट थे। उनके दोस्तों के मुताबिक वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनके पास एक फ्लाइंग सिमुलेटर भी था। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वो फ्लाइंग सिमुलेटर ही एक सवाल था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ज़ाहिर के घर का फ्लाइंग सिमुलेटर चेक किया तो उन्हें कुछ डिस्टर्बिंग मिला। उस फ्लाइंग सिमुलेटर में कुछ ऐसा प्रोग्राम था जो साउथर्न इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था, एक ऐसा रूट जो किसी कमर्शियल डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहा था, बिल्कुल वो रूट जो MH370 की फाइनल एस्टिमेटेड पाथ की तरफ जा रहा था। ज़ाहिरी ने वो रूट प्रैक्टिस के लिए बनाया था या कुछ और। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि कैबिन के डिप्रेशन को जानबूझकर एक्टिवेट किया गया होगा, जिसकी वजह से पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और फिर पायलट ने जानबूझकर जहाज को साउथर्न ओशन की तरफ मोड़ दिया, जहां कोई कभी उन्हें ढूंढ न सके। इन्वेस्टिगेटर सबूत के तौर पर सिमुलेटर का डाटा, फ्लाइट का पाथ जो जानबूझकर मोड़ा गया, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं हुई, कोई मेडे कॉल नहीं हुआ, और ट्रांसपोंडर को भी जानबूझकर बंद किया गया। लेकिन इन्हीं सबूतों की मुखालफत में ज़ाहिरी के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स इन सबूतों की सरेआम मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई साइकोलॉजिकल वार्निंग नहीं मिली, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे अहम है कि अगर ज़ाहिरी चाहते थे कि ये प्लेन कभी ना मिले, उन्हें किसी हद तक तो कामयाबी मिली, लेकिन सबसे अहम बात कि क्या ये इतना बड़ा प्लेन गायब करना इतना आसान था? चलिए बात करते हैं दूसरी अफवाह के बारे में, जो कहती है कि प्लेन खुद ब खुद टूट गया होगा। लेकिन MH370 एक बोइंग 777 था, तारीख का सबसे बेहतरीन जहाज। लेकिन बेहतरीन का मतलब इनफेलेबल नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हो गया होगा, स्पेशली नोज गियर बे में, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम डिसेबल हो गया। एक ऐसी फायर जो पायलट के भी कंट्रोल से बाहर हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, रैपिड डिप्रेशन। अगर कैबिन में अचानक हवा का प्रेशर ड्रॉप हो तो 12 से 15 सेकंड में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं। प्लेन फिर गोस्ट फ्लाइट बन जाता है। ऑटो प्लेन पर उतनी देर तक चलता रहता है जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। ऐसा जैसा एक ट्रेजिक केस 2005 में हीलियस एयरवेज के साथ हुआ था। वो प्लेन भी इसी तरह घंटों तक हवा में उड़ता रहा। जो इन्वेस्टिगेटर्स इस अफवाह के हक में बात करते हैं, उनका कहना है कि ट्रांसपोंडर का बंद होना एक ट्रेजिक इवेंट को इंडिकेट करता है। कोई वोकल डिस्ट्रेस कॉल नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि क्रू मेंबर्स एक रैपिड डिप्रेशन मोड में थे, जिसकी वजह से प्लेन घंटों तक ऑटो पायलट मोड पर हवा में उड़ता रहा। और जो इन्वेस्टिगेटर्स इस अफवाह के खिलाफ बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर कोई फायर थी तो पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर रैपिड डिप्रेशन था तो किसी ने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क क्यों नहीं लगाया? और सबसे बड़ी बात,
प्लेन ने जानबूझकर टर्न क्यों लिया? कोई भी ब्रोकन प्लेन या ऑटो पायलट मोड पर लगा हुआ प्लेन इतना कैलकुलेटेड टर्न नहीं ले सकता। तीसरी अफवाह जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस में रही और इसका एक इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट भी था। पैसेंजर्स में से 2 लोग जिन्होंने ऑस्ट्रिया और इटली के पासपोर्ट चुरा रखे थे। इन पासपोर्ट को इंटरपोल ने फ्लैग भी किया और फिर फौरन शक पड़ा, टेररिस्ट या हाईजैकर्स। लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों ईरानियन नेशनल थे और यूरोप भागकर असाइलम लेने की ट्राई कर रहे थे। टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कोई कहता है कि प्लेन को शूट डाउन कर दिया गया होगा, तो कोई कहता है कि इस प्लेन को किसी सीक्रेट जगह पर उतार दिया गया होगा। अफवाहें बंद नहीं हुई, लेकिन इन अफवाहों के मुतालिक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये जाहिर करता है कि प्लेन को जानबूझकर एक ऐसी जगह से गुजारा गया था जो रडार पर जाहिर ना हो। बहुत ही प्लान और कैलकुलेटेड, चाहे वो किसी इंसान ने की हो या किसी सिस्टम ने। जुलाई 2015 रीयूनियन इंसिडेंट। अफ्रीका के ईस्ट में एक फ्रेंच टेरिटरी। एक लोकल वर्कर समुद्र के किनारे चल रहा था। उसने एक बहुत बड़ी और भारी चीज देखी, एक एरोप्लेन का हिस्सा, एक फाइबर ग्लास और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। उसने उठाया और ऑफिशियल्स को दे दिया। रिसर्च की गई तो कंफर्म हुआ कि बोइंग 77 का पर था और सीरियल नंबर MH370 से मैच करता था। पहली बार कुछ तो था जो फिजिकल प्रूफ था। पहली बार फैमिलीज के हाथ में कुछ था जो वो होल्ड कर सकती थी। लेकिन ये फिर भी एक सवाल था कि आखिर हुआ क्या था। ओशन ड्रिफ्ट एनालिसिस ने बताया कि ये पर यहाँ कैसे पहुंचा। साउथर्न इंडियन ओशन से इंडियन ओशन टर्न्स के जरिए 16 महीने में रीयूनियन आइलैंड तक। अगले कुछ महीनों में इसका और भी मलबा मिला, तंजानिया में, मोज़ेम्बिक में, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर में। ये सब MH370 के कंफर्म पार्ट्स थे। लेकिन सबसे मेन चीज ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ब्लैक बॉक्स जो सिर्फ 30 दिन तक पिंग भेजता है, और वो 30 दिन भी 2014 में खत्म हो गए जब रिसर्चर्स गलत ओशन में रिसर्च कर रहे थे। 239 लोगों की फैमिलीज आज भी इंतजार में हैं। उनके प्यारों के जिस्म कहाँ हैं? क्या हुआ उनके साथ? आज तक जवाब नहीं मिला। मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 आज भी ऑफिशियली इन इन्वेस्टिगेशंस है और इसका कुछ पता नहीं। आज 12 साल गुजर गए, दुनिया में और भी डिजास्टर्स हुए और दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन MH370 की फैमिलीज आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलता उम्मीद नहीं मिलती, और उम्मीद के साथ जीना तो ये एक अलग अजाब है। ये किस्सा एक प्लेन के गायब होने से मुतल्लक नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी नाकामी से मुतल्लक भी है। उस जमाने में जब हम मार्स तक पहुंच गए, जब एक मोबाइल फोन के GPS से हम गली और उस गली में घर को ढूंढ लेते हैं, एक पूरा MH370 239 इंसानों के साथ गायब हो गया और हम आज भी नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। क्या कैप्टन ज़ाहरी ने ये सब किया? क्या एक साइलेंट मैकेनिकल फेलियर ने 239 लोगों की जिंदगी ली? क्या दुनिया का कोई ताकतवर ग्रुप इस राज को छुपा रहा है? शायद हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब तक हम नहीं जानते ये सवाल जिंदा रहेंगे और हम MH370 के 239 लोगों को जिंदा रखेंगे, क्योंकि यही वो है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। हमारे जहन में अभी भी सवाल हैं। अगर आपको लगता है इस मिस्ट्री का कोई हल है, कोई थ्योरी, कोई एविडेंस, कोई कनेक्शन जो आपने नोटिस किया हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दिस इज ज़ैद अली साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब।